वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे वन वे एनोवा की, और हम वन वे एनोवा को भी एक्सेल में अप्लाई करेंगे। हमने ये जो सीरीज शुरू की भी है उसमें हमने पहले इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट किया, उसके बाद हमने पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट किया, उसके बाद हमने वन सैंपल टी टेस्ट किया, और हम एक ही एग्जाम्पल को लेके आगे चल रहे हैं और इसी एग्जाम्पल को लेके हम आगे जाएंगे। और अभी हम करेंगे इस वीडियो में वन वे एनोवा, और एग्जाम्पल हमारे पास वही है। इस रिसर्च टॉपिक हमारा ये है, एक्सप्लोरिंग द रिसर्च एटीट्यूड ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स इन कराची, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। अब यही स्टडी जो है इसमें हमने ये सारे टेस्ट अप्लाई किए हैं। वन वे एनोवा जो है वो हम कब यूज करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स किस तरह के होते हैं, और फिर इसमें हाइपोथेसिस हम किस तरह से बनाते हैं। हम वन वे एनोवा करने के बाद पोस्ट हॉक टेस्ट जो है वो किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, और फिर जो भी रिजल्ट्स इनके आते हैं उनको हम रिपोर्ट किस तरह से करते हैं एपीए फॉर्म में। ये सारा कुछ आज इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं जिस पे हम वन वे एनोवा अप्लाई करते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिखे हैं, तो इस स्टडी में अगर हमारे पास इस तरह के रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जैसे कि पहला रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये है, टू इन्वेस्टिगेट द डिफरेंस इन रिसर्च एटीट्यूड among different academic positions of university teachers in Karachi। तो अगर हम different academic positions जो कि lecturers, assistant professors and professors, जो कि ये commonly 3 positions होती हैं, academic positions या academic ranks। तो अगर हम इनमें ये देखना चाहें कि क्या ये जो academic positions हैं इनमें जो रिसर्च एटीट्यूड का स्कोर है वो क्या सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। तो अगर हमें 2 से ज्यादा ग्रुप्स में कंपैरिजन करना हो तो फिर हम जो है वो वन वे एनोवा या सिंगल फैक्टर एनोवा यूज करते हैं। अगर हमारे पास 2 ग्रुप्स हों तो 2 ग्रुप्स के मीन में डिफरेंस के लिए हम टी टेस्ट यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ग्रुप्स 2 से ज्यादा हो जाएं तो फिर हम एनोवा यूज करते हैं, और इसमें हम सिंगल फैक्टर वन वे एनोवा यूज करने वाले हैं। और इसमें हम ये देखेंगे कि क्या ये जो 3 एकेडमिक पोजीशंस हैं, क्या इनके जो मीन रिसर्च एटीट्यूड स्कोर्स हैं इनमें क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। या दूसरे लफ्जों में हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या एकेडमिक पोजीशन का मीन रिसर्च एटीट्यूड स्कोर के ऊपर कोई इम्पैक्ट है या नहीं है। तो इसलिए इसमें हम जो है वो सिंगल फैक्टर एनोवा जो है वो यूज कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, जो कि एकेडमिक पोजीशंस हैं यूनिवर्सिटी टीचर्स की, और उसमें उसकी 3 कैटेगरीज हैं। तो अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल होता है और उसकी 2 से ज्यादा कैटेगरीज होती हैं तो फिर हम एनोवा यूज करते हैं, और अगर 2 कैटेगरीज होती हैं तो फिर हम टी टेस्ट यूज करते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें हमारा जो है वो मीन रिसर्च एटीट्यूड स्कोर है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं, और भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें कि हमारा दूसरा ये ऑब्जेक्टिव है, टू एक्सप्लोर द डिफरेंस इन रिसर्च एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स। अब अगर हम एज के हिसाब से ग्रुप्स बनाएं तो वो भी 2 से ज्यादा ग्रुप्स बन सकते हैं, तो उन ग्रुप्स में डिफरेंस फाइंड करने के लिए भी हम एनोवा यूज करते हैं। और इसी तरह से तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि अगर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो ग्रुप्स हैं उनमें अगर हम डिपार्टमेंट्स में मीन रिसर्च एटीट्यूड का जो स्कोर है उसमें अगर हम डिफरेंस फाइंड करना चाहते हों तो भी हम वन वे एनोवा यूज करेंगे। तो इस
में हमारे पास ऑब्जेक्टिव से हाइपोथेसिस इस तरह से बन जाएंगे। जैसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था, उसका हाइपोथेसिस ये हो जाएगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रिसर्च एटीट्यूड ऑफ लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटीज ऑफ कराची। और इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो ऑब्वियसली ये होगा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रिसर्च एटीट्यूड्स ऑफ द लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स। तो बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे दूसरे दो ऑब्जेक्टिव्स हमने ऊपर देखे थे, जैसे एक हमने कहा कि एज के बेसिस पे, एज ग्रुप्स के बेसिस पे हम ग्रुप्स बना लें, और दूसरा जो ये था कि हम डिपार्टमेंट के बेसिस पे देखें, तो उनके भी हमारे पास हाइपोथेसिस इस तरह के हो सकते हैं। जैसे कि हम एज ग्रुप में ऐसे ले लें कि 26 to 35 ईयर्स का एक एज ग्रुप बना लें, 36 to 45 का, 46 to 60 ईयर्स का, एंड सो ऑन। तो उसका भी जो नल हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल वैसे ही इसी पैटर्न पे जैसे हमने ऊपर किया ऐसे बन जाएगा। और नल में हम कहेंगे कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, और ऑल्टरनेट में हम कहेंगे कि इनमें डिफरेंस है। और थर्ड हमारा जो है वो डिपार्टमेंट के नाम के साथ बन जाएगा। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं, तो हम ये कहेंगे नल हाइपोथेसिस में कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रिसर्च एटीट्यूड्स ऑफ टीचर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। और फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम ये कहेंगे कि इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो ये इस तरीके से हमारे पास अगर ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो उनको जो है वो हम टेस्ट, उनको फर्दर जो है उनसे हम रिसर्च हाइपोथेसिस बना के उनको जब टेस्ट करना होगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे अपने रिसर्च हाइपोथेसिस। और क्योंकि हमारे पास 2 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं और हमें उनमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम यूज़ करेंगे वन वे एनोवा या सिंगल फैक्टर एनोवा। तो इसमें भी हमने एग्जैक्टली वही क्वेश्चनर यूज़ किया है जो हम पीछे करते हुए आ रहे हैं। और इसमें 10 आइटम्स के ऊपर हमारा जो स्केल है वो बना हुआ है, जो कि रिसर्च एटीट्यूड स्केल है। और इसके जो स्कोर्स हैं वो हमारे पास एक्सेल की शीट में हमने उसमें एंटर कर दिए हैं, जो भी रिस्पॉन्सेज आए हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल की शीट के ऊपर और वहाँ जाके देखते हैं कि हम इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो ये हमारी एक्सेल की शीट है जिसके ऊपर हमने अपना पूरा डाटा जो है उसको एंटर कर दिया। और इसमें हमारे पास जो स्केल है वो 10 आइटम्स का, जैसे मैंने बताया, वो 10 आइटम्स जो हैं वो ये सामने हमारे लिखे हुए हैं, क्वेश्चन 1 टिल क्वेश्चन 10। और यहाँ पे हम इनको टोटल करके रिसर्च एटीट्यूड का स्कोर जो है वो ओवरऑल हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यही करते हैं, यहाँ पे हम इज इक्वल्स टू पहले लिखेंगे, उसके बाद हम सम लिखेंगे, और फिर यहाँ पे हम इसको डबल क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक ये जो पहली रो है इसको सिलेक्ट करके फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है उसका रिसर्च एटीट्यूड का स्कोर जो है उसका टोटल होके आ गया है। फिर हम यहाँ से जो ये राइट कॉर्नर है यहाँ से इसको पकड़ के तो ड्रैग कर लेंगे, तो ये सारी रोज का जो रिसर्च एटीट्यूड का स्कोर है वो टोटल होके आ जाएगा। अब हमारा फर्दर जो पर्पस है वो ये है कि हमें इसमें से 3 ग्रुप्स को अलग करना है और उन ग्रुप्स में हमें डिफरेंस फाइंड करना, जो कि हमारा पहला हाइपोथेसिस था और वो एकेडमिक पोजीशन के बेसिस पे था। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास एकेडमिक पोजीशन वाला वेरिएबल है, इस पे हम यहाँ पे जाके किसी एक सेल में क्लिक करते हैं और यहाँ से हम आते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर में, और यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके हम सॉर्टिंग कर लेते हैं, सॉर्ट फ्रॉम A to Z। तो जब हम A to Z सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो अब ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनका जो स्कोर है रिसर्च एटीट्यूड का वो शुरू में हमारे पास आ गया है। तो हम यहाँ से जो इसके स्कोर्स हैं, ये रिसर्च एटीट्यूड का स्कोर है, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे
और ये हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स का जो स्कोर है वो यहाँ तक 21 तक ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं इनका स्कोर हमारे पास आ गया। यहाँ से हम कॉपी करके और इसको एक दूसरी शीट पे पेस्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैं एक नई शीट पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ सेकंड में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स को पेस्ट करता हूँ और पेस्ट के लिए वही ऑप्शन जो हम पेस्ट वैल्यूज वाला ये हम पेस्ट कर देते हैं। और बिल्कुल ऐसे फिर हम वापस जाएंगे और इसके नीचे जब हम देखते हैं ये शुरू में असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, इसके बाद ये लेक्चरर्स आ गए हैं। तो अब यहाँ से लेक्चरर्स शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ से हम जो है वो पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे पहले सारे लेक्चरर्स का स्कोर। और लेक्चरर्स हमारे जो हैं वो यहाँ तक हैं, ये 35 तक लेक्चरर्स हैं। इनको हमने यहाँ से कॉपी करना है और इनको भी हम जाके उसी शीट पे ये शुरू वाले इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही, और फिर ऊपर यहाँ लेक्चर्स लिख देंगे, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर लिख देंगे और आखिर में प्रोफेसर्स का जो स्कोर है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ये ऑलरेडी मैंने एक दूसरी शीट पे किया हुआ है, तो वो मैं आपके सामने खोल लेता हूँ। ये मैंने इनको यहाँ पे ऑलरेडी तीनों के जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे बना लिए हैं वहां से कॉपी पेस्ट करके, और इनको हम यूज करते हुए फर्दर जो है वो एनोवा टेस्ट जो है उसको अप्लाई करते हैं और आगे हम फिर इफेक्ट साइज और फर्दर चीजें करते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे एड इन्स जो हैं उसमें डाटा एनालिसिस का जो टूल पैक है वो उसको टिक लगा हुआ या नहीं, जो कि हम सबसे पहले यही देखते हैं। तो हम फाइल में जाके यहाँ से हम ऑप्शंस पे जाते हैं और ऑप्शंस में जाने के बाद हम ऐड इन्स में आते हैं और ऐड इन्स में आने के बाद फिर हमारे सामने ये विंडो खुलती है। हम गो पे जाते हैं और इस विंडो में देखते हैं कि ये एनालिसिस टूल पैक जो है उस पर ये टिक लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम लगा लेते हैं, इसको ओके कर देते हैं। और हमारे पास जो है वो यहाँ से हम डाटा पे जाएंगे, यहाँ राइट साइड पे डाटा एनालिसिस आएगा, इससे ये विंडो खुलेगी। इस विंडो में सबसे टॉप पे एनोवा सिंगल फैक्टर जो है वो मौजूद है, इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम थोड़ा सा इसको यहाँ साइड पे कर लेते हैं। इसमें वो इनपुट रेंज कह रहा है, तो हम ये तीनों कॉलम्स जो हैं यहाँ से लेबल समेत हम सिलेक्ट करके इसकी इनपुट रेंज में डाल देते हैं। उसके बाद लेबल्स इन फर्स्ट रो को हम चेक लगा देते हैं कि लेबल्स हैं। उसके बाद जो है वो आउटपुट रेंज मांग रहा है कि कहाँ पे चाहिए, तो हम इधर ही आउटपुट रेंज जो है वो चाहते हैं और इसके लिए मैं ये जो है यहाँ पे आउटपुट रेंज जो है वो ले लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला सेल जो है ये आउटपुट रेंज के लिए सिलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद हम इसको ओके करते हैं। तो हमारे सामने ये सिंगल फैक्टर एनोवा के टेबल्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। तो हमें इसमें देखना है कि इसमें पी वैल्यू इसकी कितनी है। तो अगर हम इसकी पी वैल्यू को, ये एनोवा की पी वैल्यू, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो हमारी एनोवा की जो पी वैल्यू है वो आ रही है 1.42 इंटू 10 टू द पावर -10। तो ये एक बहुत छोटी वैल्यू है। ये इसका मतलब है कि ये 0.0000 इस तरह से 9 zeros के बाद फिर 1, 4 और 2 होगा। तो ये बहुत ही छोटी है, हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी 0.05 से बहुत छोटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस हमारा ये था कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एकेडमिक पोजीशन, या हमने ये कहा था कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मेन रिसर्च एटीट्यूड स्कोर्स ऑफ लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स। लेकिन ये रिजेक्ट हो गया और इस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा ये था कि इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो एकेडमिक पोजीशंस हैं जो यूनिवर्सिटी टीचर्स की, इनमें जो लोग हैं उनके रिसर्च एटीट्यूड स्कोर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो जब हमारा एनोवा जो है वो सिग्निफिकेंट आ जाता है और हमें ये पता चल गया कि एनोवा तो सिग्निफिकेंट आ गया है और हमें ये पता चल गया है कि हमारी जो हमारे ग्रुप्स हैं इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है, तो फिर हम ये करते हैं कि हम पोस्ट हॉक टेस्ट करते हैं। और पोस्ट हॉक टेस्ट करने से पहले मैं एक काम ये कर लेता हूं कि हम इफेक्ट साइज भी पहले ही टेस्ट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इफेक्ट साइज भी कैलकुलेट करना होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो है लेकिन इसका इफेक्ट साइज क्या है, क्या यह स्मॉल इफेक्ट साइज है या मीडियम है या लार्ज है। तो जब हम इफेक्ट साइज एनोवा में कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनमें से जो मोस्टली यूज होता है वो होता है ईटा स्क्वायर। तो ईटा स्क्वायर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। तो ईटा स्क्वायर जो है वो होता है सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा एनोवा टेबल है उसके अंदर सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कितना है और सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल कितना है। तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन जो है उसको मैं देखता हूँ, ये बिटवीन ग्रुप्स है, उसका सम ऑफ स्क्वायर्स ये है। तो बिटवीन ग्रुप्स का सम ऑफ स्क्वायर्स ये है और टोटल जो है वो सम ऑफ स्क्वायर्स वो ये है। तो अब हम अगर ये कैलकुलेट करना चाहें अपना इफेक्ट साइज, तो पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर जो है उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमने बिटवीन ग्रुप का सम ऑफ स्क्वायर जो है उसको कॉपी किया और उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो पहला हमारा जो सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन है वो यहाँ पे कॉपी हो गया है। उसके बाद जो है वो सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल जो है उसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, इसको भी कॉपी किया और इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको भी पेस्ट कर लिया। उसके बाद हम ईटा स्क्वायर जो है उसको कैलकुलेट करेंगे और ईटा स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, पहले इज इक्वल्स टू, उसके बाद हमें सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन जो है उस सेल पे जाना है और फिर हमें डिवाइड के लिए स्लैश और फिर सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल उस पे जाना है और फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये 0.5487 आ गया। अब हम इसको 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये 0.55 जो है वो हो जाएगा। तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये जो हमारा इफेक्ट साइज है वो भी हमारे पास आ गया और अब हम आगे जाते हैं और पोस्ट हॉक टेस्ट जो हैं वो कर लेते हैं। तो पोस्ट हॉक टेस्ट में हमें बेसिकली ये देखना होता है कि ये तो हमें पता चल गया कि ये जो ग्रुप्स हैं इनमें इनका जो मीन स्कोर है उसमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लेकिन हमें फर्दर ये पता करना है कि ये किन ग्रुप्स में डिफरेंस की वजह से ये ओवरऑल डिफरेंस आया है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इन 3 ग्रुप्स हैं हमारे पास, तो हम इनके 2-2 के पेयर्स करके फिर उनके अंदर जो है वो डिफरेंस को टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने पोस्ट हॉक टेस्ट के लिए फर्दर ये किया हुआ है कि मैंने ऑलरेडी इनके 2-2 के ग्रुप्स यहाँ पर बना दिए हैं। ये मैंने सबसे पहले ऊपर जो पहला ग्रुप बनाया है वो लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स का, ये मैंने एक ग्रुप बनाया। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स का दूसरा ग्रुप बनाया और तीसरे ग्रुप में मैंने लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स को लिया है। अब क्योंकि ये 2-2 के ग्रुप्स बन गए हैं तो 2-2 के ग्रुप्स का जो मीन है उसमें डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम टी टेस्ट यूज करते हैं। और टी टेस्ट के लिए मैंने पूरा एक वीडियो जो है वो बनाया हुआ है
और उसका मैं लिंक इस वीडियो में दे दूंगा ताकि आप उसको डिटेल में देख सकें। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर जो है वो टी टेस्ट अप्लाई कर दिया है, और जैसे मैं आपके सामने रिजल्ट्स जो हैं उनके शो कर देता हूँ। जैसे पहला लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं उनके लिए पहले मैंने एफ टेस्ट किया, तो एफ टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। उसमें मैंने देखा कि पी वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, पी वैल्यू मेरी 0.179 आ रही है, विच इज ग्रेटर देन 0.05। इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है, रिजेक्ट नहीं हुआ। और अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए एफ टेस्ट में, तो इसका मतलब ये होता है कि वेरिएंसेस जो हैं वो इक्वल हैं। तो टी टेस्ट से पहले हमें एफ टेस्ट जो है वो यूज करना होता है, और उससे हम ये देखते हैं कि क्या दोनों ग्रुप्स के वेरिएंसेस इक्वल हैं। अगर इक्वल वेरिएंसेस हों तो फिर हम टी टेस्ट इक्वल वेरिएंसेस वाला यूज करते हैं, और अगर वेरिएंसेस इक्वल ना हो तो फिर टी टेस्ट अनइक्वल वेरिएंसेस वाला यूज किया जाता है। तो यहाँ मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि वेरिएंसेस इक्वल हैं, क्योंकि एफ टेस्ट जो है उसका नल हाइपोथेसिस ये होता है कि वेरिएंसेस ऑफ द टू ग्रुप्स आर इक्वल, और अगर वो एक्सेप्ट हो जाए तो इक्वल है, अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो इसका मतलब है अनइक्वल है। तो इसके बाद मैंने क्या किया कि टी टेस्ट जो है वो अप्लाई कर दिया अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस, और ये जब मैंने अप्लाई किया तो इसके पास मेरे पास जो रिजल्ट्स आए हैं, ये टेबल आया है सामने, इसमें देखें तो यहाँ जो इसकी पी वैल्यू है वो 0.0155 आ रही है। अब यहाँ पे हमें बॉर्न-फेरोनी करेक्शन करनी होती है जब हमें यहाँ पर हाइपोथेसिस जो है उसके लिए उसको जब हमें ये डिसाइड करना होता है कि यहाँ हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, तो बॉर्न-फेरोनी करेक्शन करनी होती है। बॉर्न-फेरोनी करेक्शन ये होती है कि जो अल्फा की वैल्यू नॉर्मली हमारी 0.05 होती है, उसको हम अपने नंबर ऑफ ग्रुप से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये किया है कि पहले मैंने इज इक्वल्स टू लिखा, उसके बाद मैंने अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो नॉर्मल है 0.05 वो लिखा, और उसको मैंने डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, क्योंकि यहाँ हमारे पास 3 ग्रुप्स थे, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर। इसको 3 से डिवाइड करने के बाद जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये 0.01666 आ जाती है। तो अब जब हम पोस्ट हॉक में टी टेस्ट के नल हाइपोथेसिस के लिए डिसीजन रूल बनाएंगे तो वहां हम 0.05 से कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि हम अल्फा की इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे विच इज 0.0166। तो अभी अगर मैं अपना ये टी टेस्ट जो है इसका जो इसकी पी वैल्यू है विच इज 0.0155, इसको इस अल्फा से कंपेयर करता हूं तो ये उससे कम है, और अगर ये वैल्यू अल्फा की वैल्यू से कम आ रही है, इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है कि लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के मीन स्कोर्स में भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। फिर सेम यही काम हमने दूसरे ग्रुप के लिए किया है। दूसरे ग्रुप में असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स थे, और उनके लिए हमने एफ टेस्ट अप्लाई किया। उसके जो हमारे पास रिजल्ट्स आए उसमें हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि ये वैल्यू 0.002 आ रही है विच इज लेस देन 0.05, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि वेरिएंसेस जो हैं वो अनइक्वल हैं, वेरिएंसेस इक्वल नहीं है। तो अब वेरिएंसेस इक्वल नहीं है तो हमने टी टेस्ट कौन सा यूज किया, 2 सैंपल एज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंस। तो अनइक्वल वेरिएंसेस वाला हमने टी टेस्ट जो है वो अप्लाई किया, और उसके स्कोर्स जो हैं उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, और उसमें भी हमारी जो पी वैल्यू है विच इज लेस देन 0.05, इसकी वैल्यू 1.05 इंटू 10 टू द पावर -5 आ रहा है, तो ये भी काफी कम है 0.05 से। तो ये बेसिकली ये जो 10 की पावर -5 है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से है 0.1234 zeros और फिर 10567
0.5 सो बेसिकली ये वैल्यू है, इस तरह से लिखी होगी। तो ये जो वैल्यू है ये क्योंकि 0.05 से बहुत कम है, इसलिए ये भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। तो जब ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ, अच्छा ये हम सॉरी मैं एक दफ़ा इसको वापस से बता दूं, क्योंकि ये शायद मैं ये भूल गया हूं कि 0.05 से कंपेयर नहीं करेंगे, बॉर्न-फेरोनी करेक्शन के बाद हम इसको 0.016 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये हम पोस्ट हॉक टेस्ट कर रहे हैं जिस तरह से वहां पहले टेस्ट में किया था। तो ये वैल्यू क्योंकि बहुत ही कम है, 0.00001, तो ये बहुत कम है हमारी 0.016 वाली अल्फा से। तो इसका मतलब ये हुआ कि नल हाइपोथेसिस यहाँ पे भी रिजेक्ट हो गया। और सेम चीज़ जो है वो हमने फिर तीसरे ग्रुप्स के साथ की है, और वहाँ पर भी हमने जब लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स को कंपेयर किया तो पहले एफ टेस्ट में हमारे पास ये रिजल्ट्स आए कि एफ टेस्ट का जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि वेरिएंसेस जो हैं वो अनइक्वल हैं। फिर हमने टी टेस्ट अप्लाई किया अनइक्वल वेरिएंसेस वाला, और वहाँ पर भी हमारी वैल्यू जो पी वैल्यू है वो बहुत कम है, और बॉर्न-फेरोनी करेक्शन के बाद भी जो अल्फा की वैल्यू आती है 0.0167 उससे भी वो काफ़ी कम है, इसलिए यहाँ पर भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। तो फाइनली हमें ये पता चला कि ये अगर हम दो के ग्रुप्स बना के भी देखते हैं तो तीनों जो हमारे पेयर्स हैं उनके अंदर भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। तो ऐसा कोई पेयर नहीं है जिनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना हो। तो अब हम चलते हैं और हम जाके इसके रिजल्ट्स को हमने रिपोर्ट कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ हमने इनके रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने के लिए अनोवा का टेबल बना दिया है। टेबल 1, रिजल्ट्स ऑफ वन वे अनोवा ऑन रिसर्च एटीट्यूड्स ऑफ लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स। और ये वही टेबल जो है उसको हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, और इनको जो है वो हम रिपोर्ट करते हुए सबसे पहले जो पहला पैराग्राफ है उसमें हमने जो चीज़ें ली हैं उसमें ये है कि बेस्ड ऑन अ वन वे अनोवा कंडक्टेड ऑन द रिसर्च एटीट्यूड ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स। और फिर मैंने ग्रुप्स में वो जो यूनिवर्सिटी टीचर्स जो हैं उनमें जो ग्रुप्स थे जो कि उनकी एकेडमिक पोजीशन के हिसाब से वो लिख दिया है, कॉमा देयर वाज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन रिसर्च एटीट्यूड स्कोर्स अमंग द ग्रुप्स। उसके बाद जो है वो मैंने एफ की वैल्यू जो है और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम रिपोर्ट किया, एफ की वैल्यू रिपोर्ट की है, फिर पी वैल्यू बताई है, और फिर ईटा स्कोर की वैल्यू बताई है 0.55 जो कि इफेक्ट साइज था। तो द इफेक्ट साइज वाज लार्ज, indicating that 55% of the variance in the research attitude scores could be explained by the academic position of the teachers। तो इससे हमें इफेक्ट साइज से ये पता चला है कि जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस रिसर्च एटीट्यूड स्कोर्स में आ रहा है इन ग्रुप्स के बीच में, 55% जो वेरिएशन है इस स्कोर में, इसको हम जो टीचर्स की एकेडमिक पोजीशन है उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ इफेक्ट साइज को हमने एक्सप्लेन कर दिया। इफेक्ट साइज जो है उसके अंदर अगर हम एक दफ़ा वापस जाके देख लें तो इसमें हम इसको इंटरप्रेट इस तरह से करते हैं, ईटा स्कोर जो है उसमें स्मॉल इफेक्ट साइज होता है अगर ये 0.01 इसकी वैल्यू आए या 0.06 से कम तक वैल्यू हो, और अगर 0.06 आ जाए तो मीडियम है, और 0.06 से लेकर 0.14 से पहले तक ये मीडियम होता है, और फिर 0.14 ऑनवर्ड्स जो है ये लार्ज इफेक्ट साइज होता है। तो हमारी क्योंकि 0.55 आ गई है विच इज़ ग्रेटर देन 0.14, तो इसका मतलब है कि हमारा जो इफेक्ट साइज है वो काफ़ी हाई है, इफेक्ट साइज जो है वो काफ़ी लार्ज है। उसके बाद हमें क्योंकि हमारा जो सिंगल फैक्टर एनोवा या वन वे एनोवा जो है वो सिग्निफिकेंट आया था, तो हमने पोस्ट हॉक टेस्ट भी किया था। अगर हमारा वन वे एनोवा सिग्निफिकेंट नहीं आता और हमारा जो नल हाइपोथेसिस है शुरू में ही वो रिजेक्ट नहीं होता, तो फिर हमें पोस्ट हॉक टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती।
लेकिन यहाँ हमने पोस्ट हॉक टेस्ट किया था और हमने 2-2 के ग्रुप्स बना के उन पेयर्स में भी देखा था कि उन पेयर्स में फर्दर जो है वो किन ग्रुप्स में डिफरेंस है, और उसको भी हम रिपोर्ट कर देते हैं। और हमें ये पता चला कि सारे पेयर्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो उसको हम रिपोर्ट ऐसे कर रहे हैं कि अ पोस्ट हॉक एनालिसिस वाज कंडक्टेड यूजिंग बॉर्न-फेरोनी करेक्शन एंड इट वाज फाउंड दैट प्रोफेसर्स, इनका मीन 45.1 है और स्टैंडर्ड एविएशन 3.09 है, हैड सिग्निफिकेंटली हायर रिसर्च एटीट्यूड स्कोर्स देन असिस्टेंट प्रोफेसर्स with mean 36.9, standard deviation 6.11, and lectures mean 32.45, standard deviation 4.94. अब इसमें ये हुआ है क्योंकि हमारे जो पोस्ट हॉक टेस्ट के रिजल्ट्स हैं उनमें भी हर ग्रुप में हर पेयर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया है। तो फिर हम ये देखा कि क्योंकि सब में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो हमने फर्दर ये देखा है कि जो प्रोफेसर्स हैं उनका मीन स्कोर जो है वो सबसे हाई है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनका मीन स्कोर आता है, और लेक्चरर्स का जो है वो मीन स्कोर सबसे लो है। तो इसको हमने इस तरह से रिपोर्ट कर दिया। एंड दीज रिजल्ट सजेस्ट दैट रिसर्च एटीट्यूड वेरीज अमंग ग्रुप्स ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स and that professors has a more positive research attitude than assistant professors and lecturers. तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने सिंगल फैक्टर एनोवा या वन वे एनोवा को हमने कब यूज करना है, और इसको हमने पूरी एक एग्जांपल जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में पूरा इसको किया, फिर पोस्ट हॉक टेस्ट किए और इसका इफेक्ट साइज भी कैलकुलेट किया, और इसको हमने रिपोर्ट कैसे करना है एपीए में वो भी सब हमने यहाँ पे किया है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।